इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने जहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था, एक बेसिक नेचर ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन और उससे रिलेटेड ये बात कि एवरी रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन परफॉर्म इन अ क्लोज्ड वेसल विल अटेन इक्विलिब्रियम, ये बातें की थी। लेकिन एंड में उसका एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी देखा था, तो तीन चार इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एस्पेक्ट बन के आ रहे थे। आज के दिन हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं सारे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करके देखेंगे ना। सो कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स तो थे ही थे, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स थे उनको जरा सा मैं 4 पॉइंट्स में रिवाइज करवा देता हूं एक बार। तो हम लोगों ने जो अभी तक देखा है वो बात क्या है कि फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, मान लो एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं और वो टिपिकल जो हम लोगों ने लिखा था अल्फा ए प्लस बीटा बी गिविंग गामा सी प्लस डेल डी, ऐसे रिएक्शंस के लिए अगर हम लोग बात करें तो दो तीन चीजें होती थी। पहली चीज, एट इक्विलिब्रियम सबसे पहली चीज जो होती थी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वाज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दैट विल बिकम जीरो, दैट इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या देखा था कि इसी एक्सप्रेशन के लिए अगर हम लोगों को के इक्विलिब्रियम लिखना है तो वी कैन राइट सी का एक्टिव मास एट इक्विलिब्रियम रेज टू गामा इंटू डी का एक्टिव मास एट इक्विलिब्रियम रेज टू डेल्टा बाय ए का एक्टिव मास एट इक्विलिब्रियम रेज टू अल्फा एंड इंटू बी का एक्टिव मास एट इक्विलिब्रियम रेज टू बीटा, है ना। यहां पे के इक्विलिब्रियम वाज एक्चुअली के एफ अपॉन के बी, है ना। ये चीज हम लोगों ने देखी थी जी, ये इक्वलिटी होल्ड करने लगती है अगर इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, क्योंकि इट वाज स्टार्टेड विद आर एफ इक्वल्स आर बी। और चौथा पॉइंट जो देखा था कि यही के इक्विलिब्रियम को केपी बोलते हैं अगर तुमने पार्शियल प्रेशर लिया है गैसेस का, इसी को केसी बोलते हैं अगर तुमने सारे सब्सटेंसेस का मोलरिटी एज एक्टिव मास ले लिया है तो। एंड देन वी हैव सीन कि वैल्यू ऑफ केपी एंड केसी जो होता है फॉर अ गिवन रिएक्शन विद गिवन रिप्रेजेंटेशन, मतलब गिवन रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या कि बैलेंस करते हुए टेशन वैल्यूज ऑफ केपी एंड केसी डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, है ना। यही चारों चीजें हम लोगों ने बेसिकली देखी थी। इसके अलावा और भी क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स थे, बट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर द 4 थिंग्स विच यू हैव लर्न इन द लास्ट लेक्चर, है ना। नहीं, ऑलरेडी बताया और मैं जस्ट इंडिकेट कर रहा हूं कि आज की पूरी कहानी जो है ना वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कहानी होगी और उनमें ये सारे पॉइंट्स आएंगे। तो इसमें अगर क्लैरिटी नहीं है तो कुछ पूछ लोगे, अदरवाइज वी स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो ये कहानी थी पिछले क्लास की जिसमें हम लोगों ने इन बातों को सीखा था। इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, इन्हीं की बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके देखेंगे। मैं तुम्हारे सामने 7-8 क्वेश्चन रखूंगा, सब एक दूसरे से अलग दिखेंगे, बट सब के सब इन्हीं सब में से सॉल्व होने वाले, इन्हीं कंसेप्ट्स की बेसिस में। ये केपी केसी जो मैंने बोला है वो क्या बोला मैंने कि अब यहां जो एक्टिव मास है वो गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है, देन के इक्विलिब्रियम विल बी रेफर्ड एज केपी। लेकिन अगर तुमने मोलरिटी लिया है, वो एक्वस रहे या गैस फेज में रहे, अगर तुमने मोलरिटी लिया है तो इसको हम लोग केसी बोल देते हैं। दैट वाज द ओनली पॉइंट। और उसके बाद मैंने बोला अगर तुमने एक रिएक्शन लिख के उसको बैलेंस कर दिया, जैसे ये लिख के बैलेंस किया हुआ रिएक्शन है, अब इसका केपी पूछे या केसी पूछे, उसका वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। इतना ही बोला था। और के इक्विलिब्रियम आया कहां से था, के इक्विलिब्रियम इज के बाय के वी ऑलवेज, बट दिस इक्वलिटी विल होल्ड ओनली एट इक्विलिब्रियम, है ना। इतनी बात की थी हम लोगों ने। क्लियर है अभी सबको? चलो जी, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। हाँ, केपी लेना है या केसी लेना है दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, है ना, कि उसमें पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है या मोलरिटी के टर्म में बात करनी है। तो आगे जाकर हम लोग इसको रिलेट भी एक्चुअली करेंगे, लेकिन वो आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक है कि ये सारे पॉइंट जो अभी तक हम लोगों ने सीखे उस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। चलो जी,
द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, दिस इज द क्वेश्चन. फर्स्ट राइट इट डाउन एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट. Okay, Divesh is saying answer will be 8. Okay, I'll wait for other people to report the answers. Anjana is saying 2. Okay, और ये दोनों बहुत ही कॉमन रिपोर्टेड आंसर्स हैं. आई एम नॉट सेइंग कौन रॉन्ग है कौन राइट है, या दोनों रॉन्ग है या दोनों राइट है. साक्षी सिंह 32, अनिरुद्ध सिंह 80. अब बहुत सारे आंसर्स आने लगे. जिज्ञासा इज ऑल्सो सेइंग 80. ओके, हाँ, त्रिशित सिंह 14. बहुत सारे आंसर आ गए. 0.14 अन्याय सिंह, 0.14 40 30 14 32 80 8 2, इतने सारे आंसर्स आ रहे हैं. कोशी 80, अनन्या 8. ओके, देविशी 2, रचिता 80. ओके, लेट्स सी. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको ध्यान देके देखने की है. सबसे पहली बात, आज एक चीज बता रहा हूं, ये पूरे चैप्टर में मैं बोलता रहूंगा और देखोगे कोई ना कोई मिस्टेक करता रहता है. देवयानी सिंह 20, देखो 20 80 8 2 32 14.14 8. अगेन नेत्रा सिंह 8. ओके, तो इतने सारे आंसर्स आ रहे हैं. देखो, तो इसका मतलब है, अब इतने सारे आंसर का मतलब है बहुत सारे टाइप के मिस्टेक्स हो रहे होंगे, तभी तो कोई एक ही आंसर राइट हो सकता है ना. हो सकता है एक भी आंसर राइट ना हो. 32 भी बोला अभी फिर से. ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके. सबसे पहली चीज ये समझ लो कि यहां एक रिएक्शन दिया हुआ है और ये एक बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है. इसका केसी पूछ रहा है, तो हम लोग जो लिखते हैं एक्सप्रेशन के इक्विलिब्रियम, दैट विल बी, यहां के एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के हिसाब से it will be NO2 गैस का एक्टिव मास रेज टू 2 डिवाइडेड बाय NO का एक्टिव मास रेज टू 2 एंड देन O2 का एक्टिव मास रेज टू 1. यही लिखना होगा. तो पहली चीज ये है कि कोफिशिएंट मत भूलना. साइज सिंह 8. ओके, तो पहली चीज ये है कि कोफिशिएंट मत भूलना. दूसरी चीज ये है कि जब हम लोग केसी निकालेंगे तो यहां पर जो एक्टिव मास होगा वो मोलरिटी होगी, ना कि मोल होगा. तो बहुत सारे लोगों का मिस्टेक अपने आप समझ में आ गया होगा. यहां पे एक्टिव मास इज मोलरिटी नॉट मोल्स, है ना. तो इसलिए जब भी यहां केसी का वैल्यू रिपोर्ट करेंगे तो हम लोग मोलरिटी लेंगे, ना कि मोल. और मोलरिटी लेने के लिए मोल्स अपॉन वॉल्यूम करना होता है. सो वॉल्यूम नहीं भूलना. तो ये दो लाइन में बोल रहा हूं, कोफिशिएंट मत भूलना, वॉल्यूम मत भूलना. मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे इवन इफ द कोफिशिएंट इज 1, मैं हमेशा लिखता हूं, फर्क नहीं पड़ता 1 लिखूं कि नहीं लिखूं, फिर भी मैं लिखता हूं क्योंकि मैंने अपनी आदत खराब नहीं की है. मैं हर बार कोफिशिएंट लिखूंगा. इवन इफ इट इज 1 आई विल राइट इट, एंड दैट्स व्हाई मेरे दिमाग में एक चीज है कि मैं कोफिशिएंट हमेशा चेक करता हूं लिखने से पहले. तो यहां यह है कि मिस नहीं होता है कभी भी. दूसरी चीज है वॉल्यूम. इवन इफ इट इज 1, बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे 1 लीटर दे देगा वॉल्यूम. इवन देन यू राइट डिवाइडेड बाय 1, है ना. सो दैट्स वन थिंग. सो यहां पे ये जो हम लोग लिख रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ, ये दिया हुआ सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ये कैसे पता चला? क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशंस यूज करते हैं ना. एट इक्विलिब्रियम ऐसा लिख सकते हैं ना, दिस इज एट इक्विलिब्रियम हो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते. तो पहला सवाल ये है कि ये जो कंपोजिशन दिया हुआ क्या वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है? यस, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. कहां दिया हुआ है? तो यहां दिया हुआ है. एंड दैट्स व्हाई शांतनु तुमको तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह जैसी चीजें कुछ नहीं चेक करने की है, क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है. आगे कोई रिएक्शन नेट बढ़ने वाला नहीं है, ना तो फॉरवर्ड में ना ही बैकवर्ड में, क्योंकि अभी दोनों के रेट बराबर हो चुके हैं, कंपोजिशन फिक्स हो चुका है. अब ये चेंज नहीं होने वाला है इफ यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी डिस्टर्बेंस. और यहां पर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया जा रहा है. सिस्टम इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम. एंड दैट्स व्हाई यहां पर अगर हम लोगों को केसी का वैल्यू चाहिए तो हम लोग केसी का वैल्यू लिख सकते हैं, और यहां पे इन सब की मोलरिटी लेनी होगी एक्टिव मास की जगह. बस यही करना है ना. तो मोलरिटी लेने में हमेशा याद रखना है कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम करना है. ठीक है. सो मोल्स अपॉन वॉल्यूम करने के चक्कर में NO2 के लिए ये चीज हो गई 0.64/4 रेज टू 2 डिवाइडेड बाय NO के लिए ये चीज हो गई 1.6/4 रेज टू 2 इनटू O2 के लिए 0.08/4 रेज टू 1. एंड दैट विल बी द आंसर. अब इसी को सॉल्व अगर करेंगे तो 0.64 इंटू 0.64 डिवाइडेड बाय इसका 1.6 इंटू 1.6,
इंटू इसका 0.08, और 4 स्क्वायर देखो नीचे जा रहा है और ऊपर 4 क्यूब जाएगा, तो इसलिए ऊपर एक 4 एक्स्ट्रा रह जाएगा. इफ यू सॉल्व इट यू विल बी गेटिंग द आंसर 8. सो 8 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर पॉइंट? कहीं पे डाउट है तो पूछ लो, जिनका नहीं आया नोट कर लो. अपने अपने मिस्टेक्स को हाईलाइट जरूर करना, क्योंकि यही मिस्टेक्स रिपीट अगर एग्जाम में हुए तो +3 और 4 का -1 लगता है. मैंने बस दो ही बातें कही थी कि जब हम लोग के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखते हैं, पहली बात ये इक्वलिटी होल्ड करती है अगर रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है. इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम है, ये कैसे पता चला? तो लिखा हुआ ये एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर. दैट्स वन पॉइंट. सेकेंड चीज ये है, यहां जब जो हम लोगों ने एक्टिव मास लिखा है, रेज टू कोफिशिएंट लिखा है, तो कोफिशिएंट मत भूलना, कहीं 2 है कहीं 1 है. तो इवन इफ इट इज 1, मैं 1 लिख के चलता हूं ताकि अपनी आदत खराब ना हो, हर बार कोफिशिएंट को लिखने की आदत रहे. दूसरी चीज क्या थी, जब केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो एक्टिव मास की जगह मोलरिटी यूज करते हैं, और मोलरिटी इज नॉट मोल्स, इट इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना. तो दैट्स व्हाई वॉल्यूम का भी ध्यान में रखना है, मोल सीधा नहीं लिखना है, गड़बड़ हो जाएगा. सो इवन इफ द वॉल्यूम इज 1, एक हैबिट डाल लो, मोल डिवाइडेड बाय, इवन इफ इट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 लिखो स्टार्ट में, क्योंकि वो लिखते वक्त तुमको फिर नजर जाएगी कि वॉल्यूम एक बार चेक कर लेता हूं 1 है कि नहीं, है ना. सो ये वॉल्यूम चेक करने की आदत, कोफिशिएंट चेक करने की आदत तभी पड़ेगी जब ये तुम तब भी लिखो जब वो 1 हो. ठीक है. सो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, और इसी चीज को करोगे तो यू विल गेट द आंसर. दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ओके, लॉग के वैल्यूज अगर रिक्वायर्ड होंगे तो log 2.3, एक्चुअली ये 0.301 होता है, log 3 0.477, log 5 एक्चुअली 0.699 होता है, बट यू कैन टेक 0.7 इन दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो फर्स्ट नोट इट डाउन एंड दैट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है. और हमेशा याद रखना, अभी तक जो बताया है मैंने, उन्हीं में से चीजें सॉल्व होने वाली है. हर क्वेश्चन तुमको हो सकता है थोड़ा बहुत अलग दिखेगा, अरे ये अलग ही क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही अलग था. तो इस तरह के वेरिएशंस पॉसिबल है विद जस्ट दोज 4 कंसेप्ट्स. ठीक है. तो दैट इज माय पॉइंट कि हर क्वेश्चन अलग अलग सा दिखेगा, बट सब क्वेश्चन उन्हीं चारों कंसेप्ट्स में से सॉल्व होने वाले. सो ट्राई इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन वी विल सी द सॉल्यूशन. Devesh is saying 0.2 minute. I'll wait for others answer. Anaya is saying 0.46 minute. Okay. Shreya is asking कि करना क्या है, RF equals RB, शायद यही किया हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पे. Shantanu is saying 0.0406. Okay, that's interesting. Okay, let's see. So now सबसे पहली चीज ये देख लो कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो एट इक्विलिब्रियम पहला पॉइंट यही पड़ा है, RF इक्वल्स RB होता है. तो व्हेन वी राइट एट इक्विलिब्रियम, सो वी कैन से कि RF इक्वल्स RB होगा, और अगर RF इक्वल्स RB होगा तो दोनों के एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर देते हैं. और ऐसा किया तो देखो ये 5 इंटू ई रेज टू -2t इक्वल्स 2 हो गया. दैट मीन्स ई रेज टू -2t इज 2/5. अभी क्या करना है, अगर टाइम निकालना है तो ln ले लेते हैं दोनों साइड में. तो ln ऑफ, नेक्स्ट स्टेप इज ln ऑफ e रेज टू -2t विल बिकम ln ऑफ 2/5. सेम ऑपरेशन बोथ साइड्स. ये हो गया तुम्हारा -2t इंटू ln e. ln e इज 1, है ना, एंड दिस बिकम्स ln 2/5. नाउ अब इसमें अगर मुझे t निकालना है तो t इज -1/2 ln 2/5 होगा. और इसको अगर सॉल्व करना है, माइनस अंदर ले जाएंगे ना, तो ये हाफ इंटू ln 5/2 होगा. और ln 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू 2.303 इंटू log 5/2. और ये log 5/2 को log 5 माइनस log 2 लिख सकते हैं. सो दिस बिकम्स, सो t इक्वल्स हाफ इंटू 2.303 इंटू log 5 minus log 2, and that becomes half into 2.303 into 0.7 minus 0.3.
तो ये हो गया हाफ इंटू 2.303 इंटू 0.4, और ये कहानी मिनट में चल रही है, सो दिस इज 0.4606 मिनट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, कुछ लोगों का साफ दिख रहा है मुझे कि कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, तो वो जरा चेक कर लो। एक ने 0.0406 ऐसा कुछ रिपोर्ट किया था, सो दैट वाज रॉन्ग पॉइंट है ना। हाँ, शांतनु का आया था। लास्ट स्टेप यही है ना, कौन सा लास्ट स्टेप, यहां से यहां गए तो log a बाय बी इज log a माइनस log b। सेकेंड स्टेप में 5 कैसे आया, 3 इंटू समथिंग, और यहां पर -2 इंटू दैट थिंग है, तो -2 इंटू दैट थिंग इधर आएगा, तो 5 इंटू ई रेज टू माइनस 2t हो जाएगा ना। क्लियर, ये 2 इंटू ई रेज टू माइनस 2t जो माइनस में इधर है, इधर आगे प्लस में हो जाएगा, तो 3 + 2 = 5 है ना। चलो नोट कर लो, जिनका नहीं आया अपने अपने मिस्टेक्स फिर से पहचान लो, कहीं बहुत ही छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लोगे है ना, बेसिक फॉर्मूला का भी डाउट रहेगा तो पूछ लोगे। 4606 का ओसी राउंड ऑफ नहीं होगा 0.47, क्योंकि 46 के बाद देखो 0 आ रहा है, सो राउंडिंग ऑफ भी बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए, इट इज 0.46 इवन इफ यू आर राउंडिंग इट ऑफ। लास्ट स्टेप क्या किया, जब भी तुम्हारे सामने कहीं ln ऑफ a आए ना, तो यू कैन राइट 2.303 log a, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि log ऑफ e इज 2.303। ओके, देखो ना, कुछ भी होगा ना, मैं सारे रिजल्ट्स लिख देता हूं तुमको यहां पे, जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ln ऑफ a रेज टू x को हम लोग x इंटू ln a कह सकते हैं, तो देखो ln ऑफ e रेज टू -2t में x की जगह -2t दिख रहा है, उसको बाहर निकाल दिया ये, और उसमें ln e इज नथिंग बट 1, log 10 इज 1, ठीक है, एंड log e इज 2.303, तो कहीं भी ln ऑफ a आ जाए तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2.303 इंटू log a, log a बाय b इज log a माइनस log b, log a इंटू b इज log a प्लस log b। तो log के रिजल्ट्स वगैरह एक जगह लिख लो, क्योंकि बहुत जरूरी है। मिडिल कॉलम का सेकंड स्टेप यही बोला ना, log ln ऑफ a रेज टू x, दैट मींस ln ऑफ e रेज टू -2t में इसको लिख देंगे -2t इंटू ln a। माइनस अंदर जाए तो क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है ना रेशियो, चलो वो भी लिख देता हूं, ये सब बताया हूं मैंने, तुम लोग ध्यान से देखते नहीं हो इसका मतलब। माइनस ln a इज ln 1/a, लॉग में भी ऐसा ही लिख सकते हैं। लॉग के सारे रिजल्ट एक बार लिख के तुम लोग ध्यान से देख लो और याद कर लो, है ना, ये बहुत बार यूज होगा फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, ठीक है। तो ये माइनस इधर जाएगा तो ये पलट जाएगा, अंदर की चीज पलट जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, है ना। अभी सब कुछ क्लियर है ना। नहीं जी गौतम, पूरा लॉग टेबल नहीं जानने की जरूरत है, लॉग के जो वैल्यू जरूरी होते हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन आप प्राइम नंबर्स का इफ यू स्टार्ट के दो log 2 log 3 log 5 log 7 इतना भी जान रहे तो काम चल जाता है। log 2.3 log 5 भी मैनेज किया जा सकता है, log 5 इज log 10 माइनस log 2 है ना, सो दैट इज 1 माइनस log 2 दैट इज 0.7 लिख देंगे। ऐसे ये 301 होता है तो ये 0.699 होता है, वो हो गया। log 3 भी अगर जानते हो 0.48 जैसा भी, तो बाकी देखो log 4 मैनेज हो जाएगा, दैट विल बी 2 log 2 है ना, log 6 मैनेज हो जाएगा, दैट विल बी log 2 प्लस log 3 है ना, log 7 0.84 होता है, वो याद रख सकते हो, log 8 विल बी 3 log 2 है ना, तो इस तरीके से log 9 विल बी 2 log 3, तो इस तरीके से मैनेज कर सकते हो चीजों को। तो प्राइम नंबर से स्टार्ट के 2-3 जो है उनके याद रख लो बस, बाकी सब मैनेज किए जा सकते हैं, नॉर्मली दे भी देते हैं क्वेश्चंस में, ये log 2 3 5 7 ये याद रख सकते हो, बाकी मैनेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। log 7 इज 0.84, सेकेंड पार्टीशन का सेकेंड स्टेप यही किया ना, देखो ln a रेज टू x में से x बाहर आ गया, मतलब -2t बाहर आ गया, तो बच गया ln e, ln e का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहां से -2 को राइट साइड में ले गए तो माइनस हाफ हो गया, उस माइनस को अंदर ले गए तो इन्वर्ट हो गई चीज, बस यही किया है, ठीक है। अभी क्लियर ना, चलो ओके। केमिस्ट्री और फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर में लॉग यूज होने वाला है, तो लॉग के सारे रिजल्ट्स लिख के याद कर जाओगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नोट कर लो, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, उसके बाद हम लोग आंसर देखेंगे।
अनिरुद्ध और नेत्रा ने बोला ऑप्शन ए, दिव्येश ने बोला सी, एनीवन फॉर बी एंड डी? प्राची ने बोला सी, अनिरुद्ध हैव चेंज्ड हिज आंसर टू सी, ओके। देविशी ए, मरियम ने बोला डी 3/2 टाइम्स, किसी ने अभी 6 टाइम्स भी बोला है। राधा ए, श्रेया ए, अनन्या सी, ओके। चलो एक कहानी सुनिए। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। जिज्ञासा ने बोला बी। सुनिए क्या कहानी है। साई डी, हाँ अनवेती ने सुना है। देविशी सेइंग सी, ओके ओके। कुछ लोगों ने नहीं भी सुना है, चलो मैं सुना देता हूँ। सो श्रेया सिंह अभी आपने सुना दिया, पूरा नहीं सुना है। चलो मैं बताता हूँ। चिड़िया लोग जो होती है ना, बर्ड्स लोग, तो उनको शिकारी कैसे फंसाते हैं। वो आते हैं, दाना डालते हैं, जाल बिछा देते हैं। चिड़िया दाना देखती है, जाल नहीं देखती है, वो दाना खाने जाती है और चुगने के चक्कर में फंस जाती है जाल, और शिकारी उनको लेके जाता है। अब ऐसा एक जनरेशन के साथ होता है। अब उस जनरेशन में कुछ लोग जो नहीं फंसे होते हैं बाय लक और बाय सम अदर रीजन, वो अपने अगले जनरेशन को सिखाते हैं कि देखो बेटा, हमारे जनरेशन में ऐसा ऐसा गड़बड़ किया था कुछ लोगों ने, वो फंस गए थे, तो एक काम करो, ये रट्टा मारो। क्या रट्टा मारना है? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। बच्चे रट रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। ये कर रहे हैं। शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, बर्ड्स लोग रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मारते 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 दाना लेने आते हैं और फिर फंस जाते हैं। और ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है, बर्ड्स की पूरी कम्युनिटी के साथ, अलोंग विद ह्यूमंस के साथ, जो अभी मैं देख रहा हूं। शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, और जाल में हम लोग फंसते हैं। कैसे फंसते हैं? पूरी कहानी बनाई, दाना डाला, साथ में जाल भी बिछाया, और तुम लोग दाना चुगने आए और फंस गए। काफी सारे लोग, ऐसा नहीं कि सब लोगों ने। NH4Cl का एक्टिव मास विल बी 1, दैट्स ओके। सो कौन कौन लोग फंस गए? काफी लोग फंस गए। जिन्होंने भी सी के अलावा कोई भी आंसर बोला है वो रॉन्ग है, वो सब फंस चुके हैं। कैसे फंस चुके हैं? याद करो आज का चौथा स्टेटमेंट जो मैंने बोला था, फॉर अ गिवन रिएक्शन विद गिवन रिप्रेजेंटेशन। मतलब रिएक्शन लिख के जब बैलेंस कर दिया, तो उसका केपी हो या केसी हो, उनके वैल्यूज डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर जो है वो भी फिक्स है। सो दैट्स व्हाई ये केसी या केपी का वैल्यू बाकी कुछ भी कहानी बना के दे, वो चेंज नहीं होने वाला है, एंड दैट्स व्हाई इट विल रिमेन सेम। क्लियर है पॉइंट? नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो कहानियां की है, तो उससे इफेक्ट आएगा क्या एक्चुअली? पहली बात ये समझ में आ गई ना, केसी केपी तो नहीं बदलने वाला, क्योंकि ना तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ना ही रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है। सो डेफिनेटली केसी या केपी का वैल्यू जो भी रहा था वही रह जाएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। बट अगर कोई पूछे कि सर हम लोग जो लिखते थे कि केसी विल बी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 गैस रेज टू 1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HCl गैस, अभी मैं स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन बोल रहा हूं, रेज टू 1 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अभी किसी ने बोला था सर NH4 सॉलिड, NH4Cl सॉलिड है तो उसका एक्टिव मास 1 होगा, तो उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना। नाउ ये जो लिखा सर, अब इसमें ये 2 टाइम्स हो रहा है, ये 3 टाइम्स, तो ये पूरा 6 टाइम्स हो गया ना। ये हो गया, ये कुछ नहीं हुआ, और इसलिए इक्वलिटी वैलिड नहीं रह जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं रह गया। पहले जो सिस्टम दिया गया था वो इक्विलिब्रियम में है। व्हेन यू हैव डिस्टर्ब्ड इट, द सिस्टम इज नाउ not at equilibrium, and that's why you can not write Kc equals this thing in the changed case. ठीक है, फिर होगा क्या, ये कहानी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वापस सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आएगा बाय डूइंग सम चेंजेस इनसाइड इट। ठीक है, वो कहानी क्या है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हाँ, नेत्रा ने सही बोला, ऑब्वियसली NH4Cl बढ़ेगा, ये दोनों कम होके वापस से ऐसा कुछ मैनेज करेंगे कि ये इक्वलिटी वापस से होल्ड हो जाए। ठीक है, तो वो कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो आंसर वाई, आंसर इज सेम, बिकॉज मैंने पढ़ता तुम लोगों को एक रिजल्ट दिया था आज का, जो स्टार्ट में जो 4 रिजल्ट लिखे थे, जो पिछले क्लास में लिखा था हम लोगों ने ऑलरेडी, मैं जस्ट रिवाइज करवा जा रहा था। सो जो आज का 4th रिजल्ट था वो क्या था? फॉर अ गिवन रिएक्शन विद अ गिवन रिप्रेजेंटेशन,
value of Kc or Kp will not depend on anything other than temperature. It depends on values of these things depend only on temperature. And यहाँ पे temperature fix है, reaction fix है, उसका representation मतलब manner of balancing भी fix है. And that's why representation का मतलब manner of balancing. पहली बात लेफ्ट में किसको रखा, राइट में, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो लेफ्ट में किसको रखा, राइट में किसको रखा, एंड उसके साथ साथ उसको बैलेंस कैसे किया. मैं 2 2 2 लिख के भी कर सकता हूं. दैट विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. वो कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे. लेकिन अगर तुमने रिएक्शन लिख दिया, लेफ्ट साइड राइट साइड फिक्स कर दिया और उसका बैलेंसिंग भी फिक्स कर दिया, तो हम लोग बोलते हैं कि दिस इज अ गिवन रिएक्शन विद गिवन रिप्रेजेंटेशन. और उसके बाद अगर तुमने टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया तो केसी का भी वैल्यू नहीं बदलने वाला है, केपी का भी वैल्यू नहीं बदलने वाला है. सिस्टम में तुमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है तो वो इस इक्वलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, ना कि इसके वैल्यू को. ठीक है, क्लियर है सब लोगों को. अब टेम्परेचर चेंज होने से क्या होगा, ये कहानी अलग से सेक्शन है, वो हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ लेंगे तो. ठीक है, तो NH4Cl क्या होता है. अच्छा, NH4Cl के बारे में कुछ लोग पूछ रहे हैं. NH4Cl का 1 क्यों लेते हैं, बिकॉज NH4Cl सॉलिड है जो कि सरफेस से इंटरेक्ट करता है. एंड सॉलिड के लिए जैसे जैसे मास कम होगा वैसे वैसे उसकी डेंसिटी भी कम होगी. अगर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी डेंसिटी कांस्टेंट होने के कारण मास अगर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है दैट डजंट चेंज. इसलिए उसको 1 ले लेते हैं क्योंकि वो एक्सप्रेशन के में ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो जब भी ऐसा गैस फेज रिएक्शन है सॉलिड सब्सटेंस के लिए, एक्टिव मास इज 1. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, केसी. अब ये देखो, मान लो ये कुछ वैल्यू था, ये ए कुछ वैल्यू था इक्विलिब्रियम पे, इधर का भी साइड का वैल्यू ए था. अभी तुमने ए को 6 ए कर दिया तो ये ए ही रहेगा, और ए इक्वल 6 से नहीं लिख सकते हैं ना, तो ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है. हम लोग ये कंडीशन इक्वलिटी कब लिखते थे, ओनली व्हेन, जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता था. ये लिखते हैं ओनली एट इक्विलिब्रियम, है ना. तो इक्विलिब्रियम पे ये इक्वलिटी वैलिड है. बट अगर तुमने इसको कहा कि ये ए है और इसको तुमने 6 ए कर दिया, नाउ इट इज नॉट इक्वल, सो सिस्टम इज नॉट एट इक्विलिब्रियम. क्लियर है पॉइंट. हाँ, तो सॉलिड्स का कभी भी एक्टिव मास पूछेगा तो उसको 1 ही लेंगे. ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. अब जाल में नहीं फंसना है. चलो जी, इसको भी नोट कर लो और फिर उसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है. देखो जी, जब भी केसी यूज करते हैं, अभी पूछा कि NH4Cl का तो 1 लेना एक्टिव मास, लेकिन बाकी का क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर या मोलरिटी. तो डेफिनेटली इफ यू आर रिपोर्टिंग केसी यू हैव टू टेक मोलरिटी. इफ यू आर रिपोर्टिंग केपी देन यू हैव टू रिपोर्ट पार्शियल प्रेशर इन एटीएम. ओके, क्लियर ना. चलो अभी इसको लिख के सॉल्व कर जाओ और बताओ जरा आंसर्स क्या आ रहे हैं. ना, अभी मैंने 4 ही तो पॉइंट दिया, उसमें भी पूछ लोगे कौन सा वाला पॉइंट यूज करके सॉल्व करना है. दैट यू हैव टू सी ना. एक बार ट्राई तो करो खुद से. एग्जाम में सर नहीं बताने आएंगे ना कौन सा वाले पॉइंट से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है. सो ट्राई इट बाय योरसेल्फ, आई एम श्योर यू कैन सॉल्व इट. स्मॉल टी इज टाइम, स्क्वायर ब्रैकेट में H2 का मतलब है H2 का एक्टिव मास. अनया इज सेइंग आंसर इज 3. दिव्येश इज आल्सो सेइंग 3. दिव्येश, आप तेरा परफॉर्मेंस कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जा रहा है. आई एम नॉट saying कि your answer is right or wrong, but at least you're reporting very quickly your answers. ओशी का भी आंसर 3 आया. ओके, अंजना एंड रचिता ने भी 3 बोला. गुड. ओम रानी ने भी 3 बोला. मैंने ये नहीं बोला कि 3 इज द राइट आंसर, बट स्टिल everyone is at least reporting the right reporting the answer. Ahana has got 3. अच्छा बताओ, इसमें अभी जस्ट आना ने पूछा था कि 4 पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट्स यूज होंगे, एक कोई होगा या कोई 2 होंगे या मल्टीपल पॉइंट्स, कौन से यूज होने वाले हैं. जिन लोगों ने सॉल्व किया जरा हिंट दो बाकी लोगों को. वो स्टार्ट के 4 पॉइंट में से कौन से पॉइंट्स यूज करने होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. आना ने बोला सेकंड पॉइंट. मुझे लगता है कि सेकंड के साथ साथ एक और पॉइंट यूज करना पड़ेगा अल्टीमेटली, है ना. सो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट दोनों यूज करना होगा, है ना. एक तो के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन, एंड सेकंड पॉइंट में जहां हम लोगों ने बात की थी केसी केपी तो चेंज नहीं हो रहा ना, वो तो ठीक है, वो तो अल्टीमेटली पता ही है. लेकिन सेकंड पॉइंट इज सेइंग कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बिकम्स 0, है ना. तो ये यूज करना है. एंड देन थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन देखा था, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है ना. ये दोनों यूज करना होगा. जिनका नहीं आया जरा ट्राई करो 2 मिनट और उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन ऑब्वियसली देखेंगे. हाँ, अब काफी लोगों का 3 आने लगा है ना. 3 इज द राइट आंसर. वेरी गुड. काफी लोगों का आया. जिन लोगों का नहीं आया बताता हूं मैं सॉल्यूशन. देखो यहां बात क्या है कि पहली बात
इक्विलिब्रियम पे पूछा, के इक्विलिब्रियम पूछा है, किसी भी टेम्परेचर पे के इक्विलिब्रियम को हम लोग इक्वल टू एक्टिव मास रेज टू कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास रेज टू कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ये लिख रहे थे ना, तो वो चीज लिखनी पड़ेगी। तो हम लोगों को चाहिए क्या अल्टीमेटली कि एट इक्विलिब्रियम हम लोग ये लिख सकते हैं कि के इक्विलिब्रियम विल बी नथिंग बट फॉर दिस रिएक्शन एक्टिव मास ऑफ H2 रेज टू 1 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2 रेज टू 1। ये सब इक्विलिब्रियम वाले एक्टिव मासेज होंगे, तभी लिख सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में नहीं ले सकते। ओनली एट इक्विलिब्रियम दीज टू थिंग्स कैन बी इक्वलाइज्ड, क्योंकि ये स्टार्ट देखो RF इक्वल्स RB कहां पे होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है, तो वहां से स्टार्ट किया था, तो इक्विलिब्रियम पे ही ये काम कर सकते हैं, बाकी किसी जगह नहीं कर सकते। तो अब अगर मुझे ये मिल जाए तो काम हो जाएगा ना। दूसरी चीज जो हम लोगों ने सीखी थी, जो आज का सेकंड पॉइंट था, जो मैंने रिवीजन स्टार्ट में करवाया था, तो सेकंड पॉइंट जो था वो ये था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एट इक्विलिब्रियम बिकम्स जीरो। सो व्हेन वी से एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या, जो भी प्रॉपर्टी तुम मेजर या ऑब्जर्व कर सकते हो वो सारी प्रॉपर्टीज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, इन सब को जीरो होना चाहिए। तो देखो H2 का एक्टिव मास इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड उसका रेट ऑफ चेंज पूछे तो दैट इज डी बाई डी टी ऑफ H2 है ना। सो डेफिनेटली डी बाई डी टी ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम शुड बी जीरो। इसका मतलब ये पूरी चीज को जीरो हो जाना चाहिए। दैट मीन्स 2.1 इंटू 10⁻³ इंटू HI एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 10⁻⁴ इंटू H2 एट इक्विलिब्रियम इंटू I2 एट इक्विलिब्रियम शुड बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो गया 7 इंटू 10⁻⁴ इंटू H2 एट इक्विलिब्रियम इंटू I2 एट इक्विलिब्रियम should be equal to 2.1 into 10⁻³ into HI at equilibrium का स्क्वायर। और अगर ऐसा है तो H2 at equilibrium into I2 at equilibrium by HI at equilibrium का स्क्वायर will become 2.1 into 10⁻³ divided by 7 into 10⁻⁴, है ना। और वही तो चाहिए हम लोगों को। सो दैट मीन्स दिस थिंग इज ऑल्सो 2.1 इंटू 10⁻³ बाय 7 इंटू 10⁻⁴ एंड दैट इज 3। सो दैट विल बी द आंसर। क्लियर ये पॉइंट? देख लो, कहीं भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो। नाउ अब इसका एक शॉर्टकट और भी हो सकता था। वो क्या हो सकता था, ध्यान से देखो। H2 का नेट रेट ऑफ चेंज विल बी रेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन माइनस रेट ऑफ इट्स कंजम्पशन, है ना। H2 का नेट रेट ऑफ चेंज विल बी नेट रेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन माइनस रेट ऑफ इट्स कंजम्पशन। इज इट ओके? कह सकते हैं ना, किसी भी चीज का नेट रेट ऑफ चेंज क्या है, वो जिस रेट से बनता है और वो जिस रेट से कंज्यूम होता है उनका डिफरेंस निकाल दो। इज इट ओके? बॉल्स जो रूम में है उनका नेट रेट ऑफ चेंज विल बी जिस रेट से वो बाहर जाता है, जिस रेट से वो अंदर आता है माइनस जिस रेट से वो बाहर जाता है। सिंपल है ना। तो वैसे ही H2 का नेट रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जिस रेट से फॉर्म होता है माइनस जिस रेट से कंज्यूम होता है। तो ऐसा नहीं लग रहा है ये दो चीजों में से ये जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दिया हुआ है और ये जिसके थ्रू ये बन रहा है, और ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दिया हुआ है जिसके थ्रू ये कंज्यूम हो रहा है। इज इट ओके? क्लियर है पॉइंट? और रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या बोला था हम लोगों ने कि दैट विल बी KF इंटू HI का एक्टिव मास का रेज टू कोफिशिएंट। फिर से मैं बोल रहा हूं, H2 यहां देखो प्रोडक्ट साइड में, मतलब इसका नेट रेट ऑफ चेंज विल बी रेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन माइनस रेट ऑफ इट्स कंजम्पशन। इज इट ओके? क्लियर है? नाउ अब उसमें रेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ इट्स कंजम्पशन का मतलब है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो दिस पार्ट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस पार्ट इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे लिखते थे, तो दैट विल बी KF इंटू HI का एक्टिव मास रेज टू 2। तो KF इंटू HI का एक्टिव मास रेज टू 2, तो दैट मीन्स दिस थिंग इज नथिंग बट इट इज KF। एंड ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कैसे लिखेंगे,
KB इंटू H2 का एक्टिव मास रेज टू 1 इंटू I2 का एक्टिव मास रेज टू 1, लॉ ऑफ मास एक्शन याद करो, वही किया था। तो दैट मीन्स दिस थिंग इज नथिंग बट KB एंड K इक्विलिब्रियम इज KF अपॉन KB। तो K इक्विलिब्रियम is nothing but KF upon KB. So KF is 2.1 into 10 raised to minus 3 and KB is 7 into 10 raised to minus 4, that is 3. Simple. Clear है? हाँ जी, दिस इज अ मेथड जिसको मैंने ब्लू में लिखा है ना, ये अल्टरनेट मेथड हो गया एक, और बहुत ही छोटा सा मेथड हो गया, बहुत सिंपल से तरीके से निकल आया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं ना, नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये जो मैं 3 केसेस देने वाला हूं, ये 3 केसेस है, मतलब 3 क्वेश्चंस हैं, इनको 3 ऑप्शंस मत मान लेना। हाँ जी, दिस इज द क्वेश्चन है ना, नोट कर लो पहले फिर सॉल्व कर लो। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों क्वेश्चन में मोलरिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया फॉर ए एंड बी एंड द रिएक्शन इज ए गिविंग बी, और पूछ रहा है इन तीनों केसेस में KC इक्वल टू 1 है या लेस देन 1 है या जीरो ग्रेटर देन 1 है। तीनों केसेस का अलग अलग रिपोर्ट करना है। मतलब फर्स्ट केस में KC इक्वल टू 1 और लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, और यही सवाल बाकी बचे हुए 2 केस में भी बताने हैं। चलो जी फटाफट आंसर्स आ रहे हैं अभी तो। अनया ने आंसर दे दिया, दिव्येश ने आंसर दे दिया, अंजना ने आंसर दे दिया, रोहन ने आंसर दिया है, इसमें से कुछ आंसर्स गलत भी है, अनन्या ने भी आंसर दिया है, मरियम ने भी बोला है। चलो जी सॉल्व करके देखते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। पहली बात की लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है ओशी, ध्यान से देखो 1 के साथ कंपेयर करना है। K का वैल्यू जो होगा ना वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम देखो ना, जिन चीजों से उसको इक्वेट करते हैं उसमें सब पॉजिटिव है ना, तो इक्वल टू लेस देन और ग्रेटर देन 0 नहीं लिखना है। K का वैल्यू हमेशा KC हो या KP हो, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। बात यहाँ पे 1 से ज्यादा, 1 से कम या बराबर 1 के, ठीक है। सो सबसे पहला काम क्या है कि ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन के लिए वी कैन राइट एट इक्विलिब्रियम K इक्विलिब्रियम विल बी, और मोलरिटी है तो KC विल बी B एट इक्विलिब्रियम रेज टू 1 बाय A एट इक्विलिब्रियम रेज टू 1, यही होगा है ना। सो दैट इज द सिंपल इक्वालिटी। नाउ अब पहले केस में देख लेते हैं। तो पहले केस में देखो कि एट इक्विलिब्रियम B जो है वो बराबर है एक, है ना, वो ग्राफ देख के पता चल रहा है। दैट मीन्स B एट इक्विलिब्रियम अपॉन A एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1, तो डेफिनेटली KC जो है वो 1 के बराबर है। सेकेंड केस में अगेन देखो B एट इक्विलिब्रियम जो दिख रहा है वो नीचे है देन A एट इक्विलिब्रियम के, है ना। यहां पर ये जो फ्लैट हो गया जहां से, वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बता रहा है, एंड दैट इज लेस देन A एट इक्विलिब्रियम, एंड दैट्स व्हाई इन दोनों का रेशियो जो होगा वो लेस देन 1 होगा। दैट मीन्स KC इज लेस देन 1। और तीसरी चीज जो है वो है थर्ड केस में B एट इक्विलिब्रियम ऊपर दिख रहा है देन A एट इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है B एट इक्विलिब्रियम, molarity of B at equilibrium is greater than the molarity of A at equilibrium. So that's why the ratio of B at equilibrium by A at equilibrium is greater than 1. So Kc for this reaction will be greater than 1. So now एक तो ये क्वेश्चन का आंसर देना हो गया, दूसरी चीज ये भी है कि साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहां पर कंसंट्रेशंस आपस में बराबर हो जाए, ये गारंटीड नहीं है। बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर कोफिशिएंट दोनों के बराबर है, तो अगर K का वैल्यू 1 है तभी दोनों के कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बराबर है। क्लियर है सब लोगों को? नहीं तो देखो ना, A और B कांस्टेंट हो रहे हैं बट बराबर नहीं हो रहे हैं, कांस्टेंट हो रहे हैं बट बराबर नहीं हो रहे हैं ना। सो दैट इज द पॉइंट मैंने बोला था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स रेट ऑफ बैकवर्ड होता है, बट इंडिविजुअल कंसंट्रेशंस आपस में बराबर हो जाए ये जरूरी नहीं है, इंडिविजुअल कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। थर्ड वाले में देखो ना, B एट इक्विलिब्रियम पे जाने का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन का कांस्टेंट हो जाना। वो जो कांस्टेंट वैल्यू है B का, वो A के कांस्टेंट वैल्यू से ज्यादा है ना,
तो बी एट इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन ए एट इक्विलिब्रियम। तो इसको ए एट इक्विलिब्रियम को लेफ्ट साइड में ले आया तो ग्रेटर देन 1, और केसी का एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए यही है, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन 1। क्लियर है? हाँ जी, ये हम लोगों ने यहां ऊपर नहीं देखा, हम लोगों ने यहां देखा जब वो कांस्टेंट हो गया, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, है ना। इक्विलिब्रियम पे उनका क्या कंसंट्रेशन है वो देखा, और वो कैसे देखा, जब वो कांस्टेंट हो गए, इसका मतलब उसके बाद वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट ये फ्लैट वाले कंसंट्रेशन है, ये फ्लैट वाले कंसंट्रेशन है। तो ये बी का जो फ्लैट वाला कंसंट्रेशन है दैट इज मोर देन द फ्लैट वाला कंसंट्रेशन ऑफ ए इन दिस केस, है ना। हाँ, पिछले क्वेश्चन में पिछला क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आर एफ माइनस आरबी वॉज द नेट चेंज इन द कंसंट्रेशन, नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2 था। हाँ, इक्विलिब्रियम आने के बाद जो ऊपर रहा उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन ये चीज अब आंख मूंद के मत कर देना कि ये ज्यादा है तो ये चीज ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि यहां कोफिशिएंट दोनों के सेम है। तो देखो यहां रेज टू में कुछ नहीं आया है ना। सिर्फ इतना कंपेयर करने से काम इसलिए चल जा रहा है क्योंकि यहां पर रेज टू 1 है। मान लो यहां ए गिविंग 2 भी होता तो फिर बी रेज टू 2 होता, देन वी नीड टू सी द नंबर, कि नंबर कितना है ज्यादा या कम होने के बाद भी। इज इट ओके? ये समझ में आई ना बात? अगर मान लो यहां पर ए गिविंग 2 भी लिखा होता तो फिर बी रेज टू 2 आ जाता, फिर हम लोगों को वैल्यूज देखने पड़ते कंपेयर करने के लिए। शांतनु, तुमने बोला रे आर एफ माइनस आर बी इक्वल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ये देखना पड़ेगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड किस टर्म में बता रहे हैं। अगर एक्टिव मास के टर्म में कर रहे हैं तो एक्टिव मास में क्या हो सकता है, या तो मोलरिटी या फिर पार्शियल प्रेशर, है ना। बाकी चीजों को नहीं ले सकते ना वहां पे। आर एफ माइनस आरबी जब किया था तो आर एफ क्या था, इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास था, आरबी क्या था, इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास। और एक्टिव मास के पास दो चॉइसेस है, या तो पार्शियल प्रेशर या मोलरिटी, एंड दैट्स व्हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोलरिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम लोग आर एफ माइनस आरबी कर सकते हैं। और वहां भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक्टिव मास की यूनिट क्या ले रहे हैं आर एफ एंड आरबी के एक्सप्रेशन में। क्लियर है शांतनु? ओके, कोफिशिएंट होता तो क्या करते, मान लो, अच्छा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, मैं कहानी बदल रहा हूं अभी। मान लो ऐसा रहता और फिर ये नंबर्स दिए हुए रहते, मान लो यहां पे लिखता 0.4 है और ये 0.3 है, ठीक है। या फिर हाँ, या फिर इसको मैं कर देता हूं, या फिर एक काम करो, यहां पे 2a बाय बी ले लो और यहां पे 0.3 कर लो। अभी बताओ क्या इसका आंसर सेम रहेगा? अगर यहां 2a गिविंग बी रहता सेकेंड केस में, विल इट हैव द सेम आंसर और डिफरेंट आंसर? 2 कोफिशिएंट रखते हुए यहां पे अगर 0.4 और 0.3 अगर है, डिफरेंट आंसर। क्यों? क्योंकि अब सीधा बी और ए को कंपेयर करके काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब हम लोगों को के इक्विलिब्रियम चाहिए। तो के इक्विलिब्रियम जो आएगा, के इक्विलिब्रियम जो होगा वो बी एट इक्विलिब्रियम रेज टू 1 होगा, बट ए एट इक्विलिब्रियम रेज टू 2 हो जाएगा ना, एंड दैट इज 0.3 रेज टू 1 बाय 0.4 रेज टू 2, और ये हो गया 0.3 बाय 0.16 विच इज ग्रेटर देन 1, है ना। समझ में आया कैसे क्वेश्चन बदल जाते हैं? सो दैट्स व्हाई यू नीड टू टेक केयर कि कोफिशिएंट वगैरह कभी भी मिस नहीं करना है, हमेशा ध्यान से देख कर चलना है। ओके, तो इस तरह से तुम्हारे साथ खेला जा सकता है क्वेश्चंस वगैरह चेंज करके। कंसंट्रेशन का बराबर होना इज नॉट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है कि ये मीट करने के बाद आगे पीछे क्यों जा रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रेट, वी आर टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एट एन इंस्टेंस बराबर हो सकते हैं, बट दैट मे नॉट बी द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि कंसंट्रेशन का बराबर होना डोंट गिव यू द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड का रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होना, और अगर वो दोनों बराबर है तो इनके कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना इज गिविंग यू द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं आया बेटा, इक्विलिब्रियम आया जब ये दोनों बराबर कांस्टेंट हो गए, तो मतलब यहां के बाद, ठीक है। सो कंसंट्रेशन का बराबर होना इज नॉट गिविंग यू द नेसेसरी कंडीशन फॉर अचीविंग इक्विलिब्रियम। यहां हो गया है क्योंकि केसी का वैल्यू 1 था, यहां पे नहीं होगा ऐसा क्योंकि यहां केसी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है एंड ए गिविंग बी है, तो यहां पे चीजें अलग हो जाएंगी, है ना। चलो, ओके, सो दिस वाज 5th क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है।
अभी आई थिंक ये 6th क्वेश्चन है ना। चलो अभी किसी ने कहा तो कोफिशिएंट की बात, तो कोफिशिएंट की बात करते हैं। ए गैस गिविंग molarities of A and B are given as, हाँ जी, दिस इज द क्वेश्चन एंड योर आंसर शुड बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। एक्स के टर्म में मत बोलना मेरे को कोई भी आंसर, योर आंसर शुड बी अ नंबर। देविशी मैंने बोला आई डोंट नीड एनी आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं होगा, इट विल बी अ कंप्लीटली न्यूमेरिकल वैल्यू। जिज्ञासा वही तो प्रॉब्लम है कि एक्स की वैल्यू पता करनी होगी। ऐसे क्वेश्चन में जरा से स्टोइकियोमेट्री लगेगी, मतलब मोल कंसेप्ट में जो सीखा है वो कहानी यहां पे लगानी पड़ेगी। अनया ने बोला 3/5, आई डोंट थिंक इट इज द राइट आंसर। अनया, मैंने बोला था कोफिशिएंट नहीं भूलना, मोल दिया हुआ है तो वॉल्यूम नहीं भूलना। x1 है ऐसा कहां लिखा हुआ है? लिखा हुआ नहीं। हैव यू कैलकुलेटेड इट टू बी x1? नहीं, फिर गलत कैलकुलेशन हुआ है। अनन्या ने 27 बोला है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। देखो मैं अल्टीमेट टारगेट पे जाऊंगी, मुझे केसी निकालना है, डिवाइडेड है। साक्षी थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ गया तुम्हारा आंसर, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाएगा। अगर मैं टारगेट जाऊं कि केसी निकालना है, तो वी नो दैट कि अगर मुझे केसी चाहिए तो दैट इज नथिंग बट बी एट इक्विलिब्रियम रेज टू एक्स बाय ए एट इक्विलिब्रियम रेज टू 1, है ना, यही चाहिए। अब बी एट इक्विलिब्रियम मालूम है ना, कितना है बी एट इक्विलिब्रियम? व्हाट इज बी एट इक्विलिब्रियम? मोलरिटी ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम कितना है? 0.3 है ना, वो ग्राफ से पता चला है कि कांस्टेंट वैल्यू उसका जो है दैट इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो 0.3 रेज टू एक्स बाय, और ए एट इक्विलिब्रियम देखो 0.5 पे दिख रहा है ना, सो दिस इज 0.5। लेकिन अब जब तक एक्स पता नहीं चलेगा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो नाउ माय नेक्स्ट टारगेट इज टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, और वो आएगा स्टोइकियोमेट्री से। कैसे आएगा देखते हैं। सो रिएक्शन दिया हुआ है ए गिविंग एक्स बी। सो व्हाट वी कैन से कि मान लो इनिशियल मोलरिटी जो थी वो दिख रही है, और वो है 0.6 इसकी और इसकी 0। मोलरिटी एट इक्विलिब्रियम जो दिख रही है वो है इसका 0.5 दिख रहा है और इसका 0.3 दिख रहा है ना। हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्री में पढ़ा है इसके कंजम्पशन और इसके प्रोडक्शन का रेशियो क्या होगा, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो होगा, है ना। तो इसका कंजम्पशन टू इसका प्रोडक्शन विल हैव रेशियो 1:x। तो इसका कंजम्पशन कितना देख लेते हैं। 0.6 से 0.5 होना, 0.1 कंज्यूम होना है, और 0 से 0.3 होना, 0.3 प्रोड्यूस होना है। तो इसका कंजम्पशन और इसका प्रोडक्शन दैट मीन्स 0.1 बाय 0.3 शुड बी इक्वल टू 1/x, है ना। एंड दैट्स व्हाई x मस्ट बी 3, है ना। क्लियर है ये x का वैल्यू, और जैसे ही x का वैल्यू आ गया रख दो वहां पे, विल गेट द आंसर। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.3 रेज टू 3 by 0.5 and that will be 0.054. That will be the answer. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। जिज्ञासा योगिता, x का वैल्यू मैं फिर से बता देता हूं, स्टोइकियोमेट्री मोल कंसेप्ट में अगर डाउट है तो वहां जाएंगे और वहां पर रिवाइज करके आएंगे ना, क्योंकि यहां पर मोल कंसेप्ट काम आने वाला है। क्या सीखा है मोल कंसेप्ट में? रिएक्टेंट के मोल्स का कंजम्पशन एंड प्रोडक्ट के मोल्स का फॉर्मेशन का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये 0.6 से 0.5 हो जाना 0.1 का कंजम्पशन है, 0 से 0.3 हो जाना 0.3 का प्रोडक्शन है। तो 0.1 का कंजम्पशन एंड 0.3 के प्रोडक्शन का रेशियो जो होगा वो इनके कोएफिशिएंट का रेशियो होगा, दैट इज 1/x। तो 0.1 by 0.3 इज 1/x, तो 1/x इज 1/3, तो x इज 3, सिंपल। और जैसे ही x का वैल्यू मिल गया, केसी क्या लिखते हैं, b का कंसंट्रेशन रेज टू x बाय a का कंसंट्रेशन रेज टू 1, एंड उसमें b का कंसंट्रेशन जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 0.3 और a का है 0.5 और x का वैल्यू 3, सिंपल। क्लियर ना? क्लियर हुआ ना? चलो ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूं और फिर एक होमवर्क में दे दूंगा। चलो जी, दिस इज द क्वेश्चन, फटाफट नोट करो, एक बार ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट एक बार ट्राई करके देखो, देन विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।
थर्मो के मॉड्यूल के डाउट्स हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, एनी आंसर? दिवेश इज सेइंग 4/9. ओके, एनी अदर आंसर? बिकॉज इट इज रॉन्ग आंसर. लोगों ने 2 बोला है. ओके, 4. ओके, अनया का 4 आया है. ओके, चलो जी देखते हैं. 2 मेथड बताऊंगा. एक ट्रेडिशनल मेथड की कुछ नहीं समझ में आया तो श्रेया ने 2 बोला है, ओम ने 4 बोला है. ओके, 2, 4, 4/9 इस तरह के आंसर्स दिख रहे हैं मुझे. चेतना ने 4 बोला है. सो ओके, चलो 4 इज द राइट आंसर. वेरी गुड, काफी लोगों ने अच्छा किया है. सो नाउ लेट्स सी दैट. इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा. एक ट्रेडिशनल मेथड होगा, ओशी संध्या सबका 4 ही आया है. ओके चलो ठीक है. नाउ सबसे पहला काम क्या करना है कि पहले तो ये देखना है कि अगर केसी चाहिए तो मुझे कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम, डी एट इक्विलिब्रियम, ए एंड बी एट इक्विलिब्रियम, ये चीजें चाहिए होंगी. तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं कि केसी अगर चाहिए तो वी नीड सी एट इक्विलिब्रियम रेज टू 1, डी एट इक्विलिब्रियम रेज टू 1 डिवाइडेड बाय ए एट इक्विलिब्रियम रेज टू 1, बी एट इक्विलिब्रियम रेज टू 1. यही चाहिए है ना? या तो ये डायरेक्टली चाहिए या फिर इनका रिलेशन चाहिए. अभी क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्री जरा सा अप्लाई कर लेते हैं. एक ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूं, फिर एक ट्रिक दूंगा मैं तुमको. सो इनिशियल मोलरिटी जो थी वो दोनों का बोलना है कि सेम है, ए और बी का, एंड उसमें कोई सी या डी नहीं है. तो इन दोनों का मान लो स्मॉल ए है और ये दोनों 0, 0 है. और मान लो मोलरिटी एट इक्विलिब्रियम जो चाहिए, उस समय जाते जाते इसका एक्स कंज्यूम हो गया तो ये बच गया ए माइनस एक्स. अब चूंकि चारों के कोफिशिएंट बराबर है तो जितना इसका कंजम्पशन उतना ही इसका कंजम्पशन, उतने ही इन दोनों के प्रोडक्शंस भी. तो ये भी एक्स ही कंज्यूम होगा. ये ए माइनस एक्स रह जाएगा, ये एक्स बन जाएगा, दैट मीन्स एक्स रह जाएगा. ये भी एक्स बन जाएगा, दैट मीन्स एक्स रह जाएगा. नाउ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम concentration of C is twice the concentration of A at equilibrium. That means it is saying कि ये जो X है that is 2 into A minus X. Now एक तो तरीका ये हो सकता है कि यहां से X in terms of A निकाल दें और उसको सब जगह भर दें. ये सब वैल्यूज मालूम है हम लोगों को, है ना? This is nothing but X into X by A minus X into A minus X, है ना? तो एक तो तरीका है कि x का वैल्यू एक के टर्म में निकाल दो, यहां रख दो. या फिर दूसरा तरीका है कि यहीं पर x अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दो. और ऑलरेडी पता है कि x बाय a माइनस एक्स इज 2, है ना? सो दिस बिकम्स 2 का स्क्वायर, दैट इज 4. क्लियर है? तो एक ट्रेडिशनल मेथड में भी मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट इंकॉर्पोरेट कर दिया है कि दिस वैल्यू इज डायरेक्टली दिस का स्क्वायर, है ना? तो यहां एक काम हो गया. लेकिन इसका एक और ट्रिक है जो इतना करने की जरूरत भी नहीं थी. देखो कैसे होगा कि जब कोफिशिएंट बराबर हो और ए एंड बी इनिशियली बराबर है. ध्यान से देखो, ए और बी इनिशियली बराबर है, इनके कोफिशिएंट बराबर है तो इनका कंजम्पशन भी बराबर. इनिशियल बराबर, कंजम्पशन बराबर, तो इक्विलिब्रियम पे भी दोनों बराबर रहेंगे, है ना? दोनों पहले सेम लेवल पे थे और सेम लेवल से गिरे हैं तो फाइनली भी सेम लेवल पे होंगे. और वो चीज यहां भी दिख रही है कि ए और बी इक्विलिब्रियम पे बराबर होंगे. दूसरा, सी और डी इनिशियली 0 पे थे, दैट मींस दोनों बराबर थे. और दोनों का कोफिशिएंट फिर से बराबर है तो दोनों का फॉर्मेशन भी बराबर होगा. इनिशियल बराबर, फॉर्मेशन बराबर, तो फाइनल भी बराबर. इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पे सी और डी बराबर होंगे. तो यहां भी वो दिख रहा है. तो इसका मतलब है इस पूरी कहानी में मैं इसको इतना लिखने की बजाय लिख सकता हूं सी एट इक्विलिब्रियम का होल स्क्वायर बाय ए एट इक्विलिब्रियम का होल स्क्वायर, है ना? ऐसा लिख सकते हैं इसको ना. और सी अपॉन ए 2 दिया हुआ है तो दैट बिकम्स 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4. सीधा. इज इट ओके? हो गया सब लोगों का? किसी को कोई डाउट रह गया क्या? डी और बी को मैंने सी और ए के टर्म में लिख दिया क्योंकि सी और ए के बारे टर्म में चीजें पता है ना. बिकॉज डी सी के बराबर है और बी ए के बराबर है. तो सी इंटू डी लिखूं या सी इंटू सी लिख दूं, बात बराबर है ना? तो सी इंटू सी है सी स्क्वायर. ए इंटू बी लिखूं या बी ए के बराबर ही है तो ए इंटू ए भी लिख सकता हूं, दैट इज ए का स्क्वायर. एंड सी बाय ए का होल स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, दैट इज 4. सिंपल. हाँ, ए एंड बी आर कंज्यूम्ड इक्वली श्रेया बिकॉज देयर कोफिशिएंट्स आर सेम. इनिशियल पार्ट क्यों मैंने ए एंड ए लिया? बिकॉज बोला है रिएक्शन इज स्टार्टेड विद इक्वल मोलरिटीज ऑफ ए एंड बी. तो मान लो इसकी मोलरिटी स्मॉल ए और इसकी भी मोलरिटी स्मॉल ए और विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ सी एंड डी, तो इनिशियली दिस वेर 0, है ना? हाँ, तो सी एंड डी विल बी फॉर्म इक्वली बिकॉज देयर कोफिशिएंट्स आर सेम अगेन, है ना?
चलो, तो ये था 7th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में देता हूं होमवर्क में, और उस क्वेश्चन को तुम ट्राई करोगे, और जब वीडियो शेयर होगा तो उसमें कमेंट में तुम यू कैन रिपोर्ट योर आंसर, है ना। ये लास्ट वाला मैथ वाला पार्ट तो ऑलरेडी मैंने बताया कि x अपॉन ए माइनस एक्स इज 2, और यहां पर भी x अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिल रहा है, तो दैट इज नथिंग बट 2 स्क्वायर। अब चाहो तो तुम x को ए के टर्म में यहां निकाल सकते थे, मैं चाहता तो यहां कर देता कि ये देखो 3x इक्वल्स 2a हो जाएगा, सो x इक्वल्स 2a/3 हो जाएगा, और इसको रख के भी मैं सॉल्व करूंगा तो आई विल बी गेटिंग 4। क्लियर है पॉइंट? ये अगर मैं लिख भी दूं यहां पे तो आई विल बी गेटिंग 4। अभी क्लियर ना? आगे बढ़े। चलो, एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं होमवर्क में, ट्राई करके देखोगे उसको। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, और आपने आंसर वीडियो के नीचे लिख के देखना, ट्राई करना क्या आंसर आता है। चलो जी, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, इसको नोट कर लो और इसके आंसर जरा रिपोर्ट करोगे ना, नोट इट डाउन। चलो, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक की ये के इक्विलिब्रियम जो है कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा अदर देन टेम्परेचर। टेम्परेचर की कहानी बाद में करेंगे, और वो कौन से फैक्टर होते हैं। एक तो यूनिट ऑफ एक्टिव मास होता है जिसके कारण केपी और केसी आता है, दोनों के वैल्यूज अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, बट रिलेटेड होते हैं। और दूसरी चीज है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, जो मैं बोल रहा हूं, मैनर ऑफ बैलेंसिंग एंड मैनर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन, उस पर डिपेंड करेगा। उन फैक्टर्स को देखेंगे और उनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। तो दैट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। चलो, ओके, बाय एवरीवन।